नमस्कार। क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स पिछले कुछ समय से लगातार खबरों में बना हुआ है और ज्यादातर मुश्किल वजहों से ही। हाँ, बिल्कुल। कभी ईडी की जांच, फिर वो बाइनेंस के साथ ओनरशिप वाला कंफ्यूजन, यूजर्स की विड्रॉल प्रॉब्लम्स। मतलब लग रहा था कि एक्सचेंज काफी काफी मुश्किल में है। सही बात है, एक के बाद एक चुनौतियां आ रही थीं। लेकिन अब कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो शायद एक नई पॉजिटिव शुरुआत का संकेत दे रही हैं। बिल्कुल, और यही आज हमारी गहन चर्चा का विषय है। वजीरेक्स ने एक पुनर्संरचना योजना पेश की है। अच्छा। हाँ, जिसे तकनीकी भाषा में अमेंडेड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कहा जा रहा है। और सबसे सबसे अहम बात यह है कि इस योजना को वजीरेक्स के लेनदारों का, क्रेडिटर्स का। हाँ, क्रेडिटर्स का, यानी जिन लोगों या संस्थाओं को एक्सचेंज से पैसा लेना है, उनका भारी समर्थन मिला है। और ये समर्थन, मैंने आंकड़ा देखा, वाकई असाधारण है। स्रोत बताते हैं कि करीब-करीब 95.7% क्रेडिटर्स ने इस योजना के पक्ष में वोट किया है। हाँ, 95.7%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, मुझे लगता है ये लेनदारों के विश्वास का, या शायद कहें कि मौजूदा विकल्पों में इसे सबसे बेहतर मानने का एक मजबूत संकेत है। हाँ। तो आज का हमारा मिशन है इस पूरी सिचुएशन को समझना। ये योजना असल में है क्या, इतना सपोर्ट क्यों मिला, ये जानमाई इंडिया कौन है जिसकी बात हो रही है, यूजर्स के फंड का क्या होगा, और कोर्ट कचहरी में क्या चल रहा है। काफी कुछ है। हाँ, काफी सारे पहलू हैं। देखिए, इस तरह की जो पुनर्संरचना योजनाएं होती हैं, खासकर सिंगापुर के कानूनों के तहत, ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, हाँ, ये अनिवार्य रूप से एक फॉर्मल कोर्ट की निगरानी में होने वाला समझौता होता है। ये तब सामने आती हैं जब कोई कंपनी अपने कर्जों के बोझ तले दबी हो और लेनदारों के साथ मिलकर बिना दिवालिया हुए एक सही तरीके से देनदारियों को निपटाने का रास्ता खोजना चाहती हो। ये कंपनी को एक तरह से सांस लेने का मौका देती है। तो ये 95.7% की स्वीकृति, ये तो सिर्फ बहुमत नहीं, ये तो लगभग सर्वसम्मति लगती है। सिंगापुर हाई कोर्ट ने इस पर दोबारा वोटिंग की इजाजत दी थी और नतीजा इतना साफ आया। इसका क्या महत्व है? क्या लेनदारों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे? देखिए, ये आंकड़ा कई बातें कहता है। पहली, जैसा आपने कहा, ये लेनदारों के बीच जबरदस्त सहमति दिखाता है। अक्सर दिवालियापन या लिक्विडेशन जैसी स्थितियों में लेनदारों के हित बढ़ जाते हैं। सही बात। और सहमति बनाना मुश्किल होता है। हाँ, वो तो है। यहाँ इतनी बड़ी स्वीकृति शायद ये दर्शाती है कि लेनदारों को लगता है कि इस योजना के तहत उन्हें अपने पैसे वापस मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, भले ही इसमें कुछ टाइम लगे या शायद पूरी रकम ना मिले। ये शायद लिक्विडेशन जैसे बुरे विकल्प से बेहतर नजर आ रहा हो उन्हें। अच्छा, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला हिसाब हो सकता है कुछ हद तक। और दूसरी बात, ये सिंगापुर हाई कोर्ट की प्रक्रिया की पुष्टि करता है। अदालत ने वोटिंग की अनुमति दी, प्रक्रिया हुई और एक स्पष्ट नतीजा सामने आया। तो ये योजना को एक कानूनी मजबूती देता है। और ये अदालत की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सब सिंगापुर के कानूनों के तहत हो रहा है ना, जबकि वजीरेक्स का ऑपरेशन तो भारत से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। जेटैप प्राइवेट लिमिटेड, जो वजीरेक्स की ऑपरेटर कंपनी बताई जाती है, वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। इसलिए सिंगापुर की अदालतों का ज्यूरिसडिक्शन बनता है। ये क्रिप्टो बिजनेस का जो इंटरनेशनल नेचर है, उसको भी दिखाता है। सही कहा। अब इस योजना का एक मुख्य पहलू है जिम्मेदारी का हस्तांतरण। हाँ, ये बात आई है कि अब पेमेंट और रिकवरी की जिम्मेदारी जानमाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दी जा रही है। ये जानमाई इंडिया कौन है और इस बदलाव का मतलब क्या है असल में? क्या ये सिर्फ नाम बदला है या कुछ और? नहीं, देखिए, जानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ये वही भारतीय इकाई है जो वजीरेक्स प्लेटफॉर्म को भारत में ऑपरेट करती रही है। अच्छा, हाँ। तो गुटकान और रिकवरी की जिम्मेदारी उसी भारतीय इकाई को सौंपना लॉजिकल लगता है, क्योंकि यूजर्स और संभवतः कुछ एसेट्स भी भारत में है। प्रैक्टिकल मतलब ये है कि अब लेनदारों और यूजर्स के लिए संपर्क का एक क्लियर पॉइंट होगा, जानमाई इंडिया। ठीक है। उन्हें पता होगा कि रिकवरी और पेमेंट के लिए किससे बात करनी है। लेकिन यहाँ एक स्ट्रैटेजिक पहलू भी हो सकता है। क्या मतलब? क्या हो सकता है? देखिए, अक्सर ऐसी पुनर्संरचनाओं में देनदारियों को एक स्पेसिफिक एंटिटी में समेट दिया जाता है। ये मूल कंपनी या दूसरी रिलेटेड एंटिटीज को भविष्य की देनदारियों से बचाने का एक तरीका भी हो सकता है। अब ये कहना मुश्किल है कि यहाँ यही उद्देश्य है या नहीं, लेकिन ये एक आम कॉर्पोरेट पुनर्संरचना स्ट्रैटेजी है। महत्वपूर्ण ये होगा कि जानमाई इंडिया के पास इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज और सबसे जरूरी नियत है या नहीं। नियत, हाँ, ये सबसे जरूरी है। सिर्फ जिम्मेदारी सौंप देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल
और यहीं पर यूजर्स का सबसे बड़ा सवाल आता है, उनके फंड्स का क्या होगा? स्रोत ये बता रहे हैं कि योजना लागू होने के 10 कारोबारी दिनों के भीतर यूजर्स को रिकवरी टोकन के जरिए उनका बकाया मिलना शुरू हो सकता है और ये प्रोसेस फेज्ड होगा। ये रिकवरी टोकन, ये क्या भला है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है और इसे ध्यान से समझना होगा। हाँ, रिकवरी टोकन बेसिकली एक डिजिटल टोकन होता है जो कंपनी द्वारा यूजर्स को उनके फंसे हुए फंड के बदले में जारी किया जाता है। ये एक तरह का डिजिटल IOU है। IOU मतलब मैं आपका ऋणी हूँ। अच्छा, एक तरह का वादा। हाँ, एक डिजिटल वादा। इसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी भविष्य में कितनी संपत्ति वसूल कर पाती है या कितना फंड जुटा पाती है। तो मतलब ये गारंटी नहीं है कि उन्हें पूरा पैसा वापस मिल जाएगा? और इन टोकन्स का वैल्यू वो कैसे तय होगा? खासकर शुरुआत में ये इस पर निर्भर करेगा कि जैनमाई इंडिया कितनी कुशलता से संपत्तियों की रिकवरी करती है या दूसरे सोर्सेज से फंड लाती है। दूसरी चुनौती है इन टोकन्स की लिक्विडिटी, यानी क्या यूजर्स इन्हें आसानी से बेचकर कैश ले सकेंगे? अक्सर ऐसे टोकन्स के लिए शुरुआत में कोई बना बनाया बाजार नहीं होता। कंपनी ने ट्रांसपेरेंसी का वादा किया है, जो अच्छी बात है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी टोकन के वैल्यूएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और संभावित बायबैक या रिडेम्पशन प्लान तक जानी चाहिए। चरणबद्ध भुगतान का मतलब भी यही है कि रिकवरी धीरे धीरे होगी, शायद किश्तों में, जैसे जैसे फंड अवेलेबल होता जाएगा। ये तो यूजर्स के लिए काफी अनिश्चितता वाली स्थिति लगती है। भले ही चलो कुछ मिलने की उम्मीद तो बंधी। ये पारदर्शिता का वादा बहुत जरूरी है, पर इसे अमल में लाना होगा। बिल्कुल, कंपनी को साफ साफ बताना होगा कि इन टोकन्स का आधार क्या है, कैलकुलेशन कैसे हुई है और उन्हें भुनाने रिडीम करने का प्रोसेस क्या होगा। क्या कोई बाहरी ऑडिटर इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा? ये सवाल बने रहेंगे। क्रिप्टो स्पेस में पहले भी रिकवरी टोकन का इस्तेमाल हुआ है, जैसे बिटफाइनेक्स हैक के बाद हुआ था, और उनके अनुभव मिले जुले रहे हैं। सफलता पूरी तरह से कार्यान्वयन और पारदर्शिता पर निर्भर करेगी। सही है। अब वापस अदालती प्रक्रिया पर आते हैं। सिंगापुर हाई कोर्ट की भूमिका तो हमने समझी, योजना पर वोटिंग की अनुमति देना और अब फाइनल मंजूरी का इंतजार। इस बीच एक मोराटोरियम का भी जिक्र है, जिसे 16 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। ये मोराटोरियम क्या है और इसका क्या महत्व है? हाँ, मोराटोरियम, इसे आप एक तरह का कानूनी सुरक्षा कवच या टाइम आउट समझ सकती हैं, जो अदालत कंपनी को देती है। अच्छा। जब कोई कंपनी इस तरह की पुनर्संरचना प्रक्रिया से गुजर रही होती है, तो लेनदार उस पर अलग अलग मुकदमे दायर कर सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया बाधित हो सकती है, रुक सकती है। हाँ, वो तो चाहेंगे अपना पैसा जल्दी मिले। बिल्कुल। तो मोराटोरियम इन सभी कानूनी कार्रवाइयों पर एक निश्चित अवधि के लिए रोक लगा देता है। ये वाजिरेक्स या कहें ज़िटाई को मोहलत देता है कि वो बिना किसी बाहरी कानूनी दबाव के अपनी पुनर्संरचना योजना पर ठीक से काम कर सकें और उसे लागू करने की तैयारी कर सकें। और इसे सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि ये प्रक्रिया लंबी चल सकती है। फाइनल मंजूरी में इतना समय क्यों? हाँ, ये एक्सटेंशन ये संकेत देता है कि अदालत मानती है कि योजना को फाइनल रूप देने और लागू करने के लिए काफी समय चाहिए। इसमें कई स्टेप्स हो सकते हैं: एसेट्स का वैल्यूएशन, लेनदारों के दावों का वेरिफिकेशन, रिकवरी टोकन सिस्टम को सेटअप करना और फिर भुगतान शुरू करना। ये सब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फाइनल अदालती मंजूरी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही इस योजना को सभी संबंधित पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाएगी। लेनदारों का वोट एक अहम पड़ाव है, लेकिन अंतिम फैसला अदालत का होगा। जब तक वो मंजूरी नहीं मिलती, योजना पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती। यानी अभी भी कुछ अनिश्चितता बाकी है, जब तक सिंगापुर कोर्ट की फाइनल स्टैंप नहीं लग जाती। निश्चित रूप से मंजूरी मिलने के बाद ही जैनमाई इंडिया औपचारिक रूप से अपनी भूमिका निभाना शुरू कर पाएगी और रिकवरी टोकन जारी करने की प्रक्रिया भी तेजी पकड़ेगी। इस बीच भारत में भी एक पैरेलल लीगल डेवलपमेंट चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़िटाई प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वो बाइनेंस के साथ हुई अपनी डील और इस पुनर्संरचना योजना से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करें। ये काफी इंटरेस्टिंग मोड है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, खासकर ट्रांसपेरेंसी के नजरिए से। बिल्कुल। दिल्ली हाई कोर्ट का ये आदेश दिखाता है कि भारतीय न्यायपालिका भी इस मामले में एक्टिव है और स्पष्टता चाहती है, क्योंकि वजीरेक्स के लाखों यूजर्स भारतीय हैं और उनके हित दांव पर लगे हैं। बाइनेंस के साथ हुई डील के दस्तावेज सार्वजनिक करने का निर्देश इसलिए अहम है, क्योंकि वजीरेक्स और बाइनेंस के बीच संबंध और ओनरशिप को लेकर पहले काफी भ्रम और विवाद रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो
ट्विटर पर जो पब्लिक में बहस हुई थी कि वजीर एक्स का मालिक आखिर है कौन, हाँ वही। तो इन दस्तावेजों से क्या खुलासा होने की उम्मीद है? क्या पता चलेगा? उम्मीद की जा सकती है कि इन दस्तावेजों से ये साफ होगा कि 2019 में जब बाइनेंस ने वजीरेक्स के अधिग्रहण की घोषणा की थी तो उस डील की असल शर्तें क्या थीं, टेक्नोलॉजी, वॉलेट्स, ब्रांड और यूजर फ्रेंड्स की जिम्मेदारी कैसे बटी थी, क्या बाइनेंस की कोई देनदारी बनती है। ये डॉक्यूमेंट्स ज़ेटाई और बाइनेंस के बीच के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल संबंधों पर रोशनी डाल सकते हैं। साथ ही पुनर्संरक्षा योजना के दस्तावेज सार्वजनिक होने से ये भी पता चलेगा कि देनदारियों का आकलन कैसे किया गया है और जो समाधान दिया जा रहा है वो कितना प्रैक्टिकल है। तो ये पारदर्शिता न केवल यूजर्स के लिए बल्कि शायद रेगुलेटर्स के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल, क्रिप्टो सेक्टर में रेगुलेशन अभी भी बन ही रहा है, विकसित हो रहा है। इस तरह के मामले रेगुलेटर्स को ये समझने में मदद करते हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजों का संचालन कैसे होता है, उनमें क्या रिस्क है और यूजर्स की सुरक्षा के लिए किस तरह के नियमों की जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये कदम क्रिप्टो कंपनियों पर ज्यादा जवाबदेही और पारदर्शिता का दबाव भी बनाएगा, जो लंबी अवधि में इंडस्ट्री की हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है। ये बात तो सही है। अब अगर हम पूरी चर्चा को समेटना चाहें तो मुख्य टेकअवेज क्या निकलते हैं इस पूरी कहानी से? चलिए मुख्य बिंदुओं को फिर से देखते हैं। पहला, लेनदारों का भारी समर्थन। वजीरेक्स की पुनर्संरचना योजना को लगभग 96% लेनदारों का समर्थन मिला है, जो योजना के आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। हाँ। दूसरा, जनमाई इंडिया की भूमिका। पेमेंट और रिकवरी की जिम्मेदारी भारतीय इकाई जनमाई इंडिया को सौंपी जा रही है, जो यूजर्स और लेनदारों के लिए संपर्क का मुख्य बिंदु होगी। ठीक है। तीसरा, यूजर्स के लिए रिकवरी टोकन। यूजर्स को उनका बकाया रिकवरी टोकन के माध्यम से फेज्ड मैनर में चुकाने की योजना है। इसकी शुरुआत योजना को अंतिम अदालती मंजूरी मिलने के बाद जल्द हो सकती है, लेकिन टोकन का मूल्य और लिक्विडिटी वो अभी अनिश्चित है। ये अनिश्चितता वाला पॉइंट जरूरी है। बिल्कुल। चौथा, अदालती प्रक्रिया। सिंगापुर हाईकोर्ट की फाइनल मंजूरी अभी बाकी है, जिसके लिए सितंबर 2025 तक मोराटोरियम लागू है। ये मंजूरी योजना को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाएगी। और पांचवा, पारदर्शिता पर जोर। दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़ेटाई को बाइनेंस डील और पुनर्संरचना योजना से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, जिससे मामले में और अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये वजीर एक्स के लिए अंधेरे से उजाले की तरफ एक कदम तो लगता है। एक रास्ता नजर आ रहा है जिससे एक्सचेंज अपनी फाइनेंशियल स्थिति सुधार सकता है और सबसे जरूरी यूजर्स का फंसा हुआ पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा, रास्ता भी पूरी तरह साफ नहीं है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी जश्न मनाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। योजना का सफल कार्यान्वयन ही असली परीक्षा होगी। क्या ज़ेनमाई इंडिया प्रभावी ढंग से रिकवरी कर पाएगी? क्या रिकवरी टोकन यूजर्स को वास्तविक मूल्य दे पाएंगे? क्या सिंगापुर हाईकोर्ट अंतिम मंजूरी देगा? और क्या दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से आई पारदर्शिता से कोई नई कॉम्प्लिकेशन सामने आएगी? हाँ, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, इन सभी पहलुओं पर कड़ी नजर रखनी होगी। ये वजीरेक्स के मैनेजमेंट, लेनदारों और निश्चित रूप से यूजर्स के धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। सही कहा। और ये पूरी स्थिति एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है, जो सिर्फ वजीर एक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम से जुड़ा है। वो क्या है? यही कि जब क्रिप्टो एक्सचेंज फेल होते हैं या फाइनेंशियल संकट में फंसते हैं, तो यूजर एसेट्स की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? क्या ग्लोबल लेवल पर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड या नियम होने चाहिए जो ये तय करें कि एक्सचेंजों को यूजर फंड्स को कैसे अलग रखना है, उनका बीमा कैसे करना है, और अगर दिवालियापन जैसी नौबत आए तो रिकवरी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया तो बॉर्डरलेस है, लेकिन कानूनी ढांचे अक्सर राष्ट्रीय सीमाओं में बंधे होते हैं। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। इस पर सोचना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियों से ज्यादा प्रभावी ढंग से निपटा जा सके और यूजर्स का भरोसा बना रहे।